हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं और ये कहानी हम सबको इसके बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है। ये कहानी है अस वर्सेस देम की। अस में आते हैं आपके और हमारे जैसे लोग जो ईमानदारी और मेहनत का रास्ता चुनते हैं और उसी में अपनी जिंदगी को चलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो लोग के पास बड़े बड़े गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े बैंक बैलेंसेस और बड़े बड़े चार्टर्ड प्लेन्स हैं। तो क्या ये सब उन्होंने सिर्फ मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पे चलकर कमाया है? जी नहीं, ये सब उन्होंने आपके जेब को काटकर ही कमाया है। ऑफ कोर्स इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होंगे जिन्होंने काफी हद तक मेहनत और ईमानदारी से ये सब कुछ कमाया है, लेकिन ज्यादातर आपकी जेब को काटकर ही उन लोगों ने अपनी तिजोरियों को भरा है। तो एक तरफ आते हैं हम और आप और दूसरी तरफ आते हैं कॉरपोरेट्स प्लस बैंक्स प्लस ब्रोकर्स प्लस पॉलिटिशियंस प्लस फंड हाउसेस प्लस एफआईआईज। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरफ हमारे और आपके जैसे कमजोर लोग हैं और दूसरी तरफ दुनिया भर के ताकतवर एक साथ मिलकर हमारे अगेंस्ट पर खेलते हैं। और कैसे वो एक साथ मिलकर हमारे अगेंस्ट में खेलते हैं और खेल में हमें ना सिर्फ हराते हैं बल्कि हमारे जेब से पैसे निकाल कर भी ले जाते हैं। इस वीडियो में आप इस कहानी को जब सुनेंगे तो ये सारा खेल आपको काफी हद तक समझ में आएगा। तो ये कहानी है जी एंटरटेनमेंट वर्सेस इन्वेस्को ओपेनहाइमर डेवलपमेंट फंड के कॉन्फ्लिक्ट की। दोस्तों, आप में से शायद बहुत लोग इन्वेस्को के बारे में नहीं जानते हैं। तो ये एक तरीके का एफआईआई है, एक तरीके का इन्वेस्टर है, बड़ा इन्वेस्टर है और ये दुनिया भर के कंपनीज में पैसे लगाता है और पैसे लगाकर अपने कैपिटल को बढ़ाकर प्रॉफिट कमाता है। दोस्तों, आपने पिछले कुछ टाइम से जी इन्वेस्को कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जरूर पढ़ा होगा या सुना होगा। तो क्या है ये मामला, इसको पहले हम समझते हैं। देखिए, जी एंटरटेनमेंट में जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर है वो है इन्वेस्को ओपेनहाइमर फंड और इसकी जी में करीब 18% का स्टेक है, जबकि जी के जो प्रमोटर हैं चंद्रा फैमिली, उनका सिर्फ 4% का स्टेक जी में है। तो इन्वेस्को जी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है और सबसे बड़ा शेयर होल्डर होने के नाते एक तरीके से वो जी का ओनर है। तो इन्वेस्को चाहता है कि जो जी के करंट सीईओ हैं पुनीत गोयनका, जो कि सुभाष चंद्रा जो कि जी के फाउंडर है, उनके बेटे हैं। तो इन्वेस्को चाहता है कि पुनीत चंद्रा जी के सीईओ के पोस्ट से रिजाइन कर दें, लेकिन चंद्रा फैमिली इसके लिए तैयार नहीं है और सारा जो झगड़े का जड़ है यही है। तो मामला सिर्फ इतना सा है, लेकिन ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसकी पीछे की जो कहानी है वो असली कहानी है और इस वीडियो में हम उसी कहानी के बारे में बात करेंगे। तो इस कहानी को और इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें आज से 30 साल पहले जाना पड़ेगा 1992 में। दोस्तों, 1990 में जब इंडिया की इकोनॉमी को लिबरलाइज किया गया तो बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स को खोलने की अनुमति दी गई और जी उस टाइम का एक अर्लियर प्लेयर था जिसने इस फील्ड में एंट्री की और सुभाष चंद्रा उसके फाउंडर थे और उन्होंने जी एंटरटेनमेंट नाम की कंपनी बनाई जो कि उनके पेरेंट ग्रुप एसएल के अंडर आती थी। आने वाले कुछ सालों में जी एंटरटेनमेंट ने जबरदस्त तरीके से ग्रो किया और इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट एंटरटेनमेंट चैनल बन गया। इसके बाद आता है साल 2000 और साल 2000 का बुल रन। दोस्तों, इंडिया के अगर मार्केट की हिस्ट्री को आप देखेंगे तो हर बुल रन में एक लीडर या मार्केट गुरु उभर कर आता है और उस गुरु की असलियत बाद में हमें समझ में आती है जब सब कुछ लुट जाता है। तो उस दौर का मार्केट गुरु कौन था? वो था केतन पारिक। और केतन पारिक का गुरु कौन था? वो था हर्षद मेहता। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको किसी चेले का चरित्र देखना हो या समझना हो
तो उसके लिए आप उसके गुरु का चरित्र देखो, और अगर गुरु का चरित्र देखना हो तो उसके चेले का चरित्र देखो। तो जैसा गुरु होता है वैसा ही चेला होता है, और जैसा चेला होता है वैसा ही गुरु होता है। तो केतन पारेख ने भी वो सब कुछ किया जो हर्षद मेहता ने किया था, और उसी स्केल पर किया जिस स्केल पर हर्षद मेहता ने किया था। लेकिन गुरु और चेले में एक अंतर था। जहां हर्षद मेहता एक फ्लैम्बॉयंट आदमी था, यानी कि वो अपने आपको बहुत ज्यादा शो ऑफ करता था, अपनी वेल्थ का बहुत ज्यादा शो ऑफ करता था, और यही शो ऑफ की टेंडेंसी उसके विनाश का कारण बना। वहीं उसका चेला पारेख जो है वो अपने गुरु की इस गलती से सीख चुका था, और वो काफी शांत तरीके से बिहाइंड द स्टेज रहकर अपनी एक्टिविटीज को अंजाम दिया करता था। तो केतन पारेख उस वक्त मार्केट को रिग कर रहा था, और उसके 10 फेवरेट स्टॉक्स थे जिन पर वो लगातार पैसे को पंप कर कर इंडेक्स को लगातार ऊपर ले जा रहा था, और उन 10 स्टॉक्स में जबरदस्त उछाल हर महीने हमें देखने को मिल रहा था। और उन 10 स्टॉक्स को K10 के नाम से जाना जाता था, और उस दौर में उन 10 स्टॉक्स को की एक तरीके से पूजा की जाती थी, जैसे आज के दौर में कुछ स्टॉक्स की जाती है। और मजे की बात यह है कि इस K10 को इंडेक्स से भी ज्यादा ट्रैक किया जाता था, और इस K10 का एक जो मेन स्टॉक था वो था जी। तो हर्षद मेहता बैंकों से पैसा लेकर मार्केट को रिग करता था और पंप करता था, और उसी स्टाइल में केतन पारेख बैंकों के बजाय म्यूचुअल फंड से पैसा लेकर मार्केट को रिग करता था। तो K10 में जी एक मेन स्टॉक था, और केतन पारेख लगातार जी के स्टॉक को पंप कर रहा था या रिग कर रहा था। तो जी का स्टॉक एक साल में 40 रुपीज से 700 रुपीज तक पहुंच गया। दोस्तों ये सब कितना आसान है, बैंकों से पैसा निकालो, मार्केट को पंप करो, स्टॉक को पंप करो, और रिटेलर ये सब देखकर उसी तरीके से अट्रैक्ट होंगे जैसे रात में किसी लाइट को देखकर कीड़े मकोड़े अट्रैक्ट होते हैं। और थोड़े टाइम तक तो उन कीड़े मकोड़ों को मजा आता है, लाइट के चारों तरफ वो नाचते हैं, कूदते हैं, लेकिन जब सवेरा होता है तो वो सारे कीड़े मकोड़े जमीन पर लेटे हुए पाए जाते हैं। और वही हुआ, जी का स्टॉक 720 रुपीज से गिरते गिरते 40 रुपीज तक आ गया एक साल के अंदर। और दोस्तों आप जरा सोच के देखिए, कितने लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए, और इस सब के लिए कौन जिम्मेदार है? और जब इस स्कैम का खुलासा होता है और मार्केट क्रैश होता है, तो इंक्वायरी होती है, कमेटियां बैठती हैं, और उस फैक्ट फाइंडिंग में यह पता चलता है कि जी वॉज कल्प्रेट। जी केतन पारेख को फंड कर रहा था, और केतन पारेख मार्केट को रिग कर रहा था, और इसमें बैंक्स भी शामिल थे। लेकिन पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से जी पे कोई बड़ा एक्शन नहीं होता है। तो उस वक्त जब कमेटियां बन रही थी, इंक्वायरी बन रही थी और फैक्ट फाइंडिंग हो रही थी, तो एक चौंकाने वाली खबर आती है कि इन्वेस्को नाम की कंपनी जी में 8% स्टेक खरीद कर कंपनी को बचाएगी। अब इसमें चौंकाने वाली बात यह थी कि दोस्तों अगर आपके किसी दोस्त के ऊपर कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो शायद आप उसका फोन भी ना पिक करें या उसको फोन भी करने से डरें। यहां पर एक कंपनी के ऊपर धांधली की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इतना बड़ा फंड हाउस उसका 8% का स्टेक खरीदने को तैयार हो जाता है। गजब का कॉन्फिडेंस है। तो धीरे धीरे जी के केसेस दबने लगते हैं और जी का बिजनेस थोड़ा थोड़ा नॉर्मलसी की तरफ बढ़ने लगता है और बिजनेस में ग्रोथ भी हमें देखने को मिलता है। और अगले कुछ सालों में जी एक बहुत बड़ा ग्रुप बन जाता है और उसके करीब 79 चैनल्स उसके अम्ब्रेला के अंडर आ जाते हैं और 130 करोड़ की ग्लोबल व्यूअरशिप भी जी क्लेम करता है। लेकिन 2018 आते आते जी ने एक बार फिर अपना रंग दिखाना शुरू किया। तो जी की जो प्रोमोटर कंपनी है एसएल ग्रुप, उसने इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में पैसा लगाना शुरू किया। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में पैसा लगाने के लिए पैसा आता कहां से? तो वो पैसा उन्होंने म्यूचुअल फंड से लेना शुरू किया और बदले में उन्हें जी ग्रुप के स्टॉक्स एज ए कोलैटरल या एज ए गिरवी रख दिया। यानी कि आप अपने जो सबसे बड़ी कंपनी है उसके शेयर
आप फंड हाउसेस को देते हैं एज ए गिरवी, और उसके बदले में आप कैश लेते हैं और कैश लेकर आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लगाते हैं। उस वक्त सुभाष चंद्र की जी में करीब 41% का स्टेक था, लेकिन अचानक ही सिचुएशन में बदलाव होता है और जैसा कि आपने सुना होगा कि IL&FS जो ग्रुप था वो कोलैप्स हो जाता है। अब यहां पर प्रॉब्लम जी के साथ ये होती है कि IL&FS के साथ मिलकर वो प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे थे। अब IL&FS जो है बैंकक्रप्ट बन गया, तो अब उनके पास पैसे की तंगी होने लगी और एक तरीके से वो फंस गए और सुभाष चंद्र और एसएल ग्रुप के ऊपर करीब 13,000 करोड़ का कर्जा हो गया, जो कि वो चुकाने की स्थिति में नहीं थे। अब जब एसएल ग्रुप और सुभाष चंद्र ने डिफॉल्ट करना शुरू कर दिया, तो जो उनके शेयर एज ए कोलेटरल रखे हुए थे फंड हाउसेस के पास, उन्होंने उन शेयर्स को मार्केट में बेचना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जी का शेयर 30% गिर गया और जो उनकी कोलेटरल की जो वैल्यू थी वो भी गिरने लगी, जिसकी वजह से वो और ज्यादा नर्वस हो गए। अब एक बार फिर सुभाष चंद्र फंस चुके थे और गेस करिए उन्हें बचाने कौन आया? जी हां, इन्वेस्को। एक बार फिर इन्वेस्को ने आकर कंपनी में पैसा लगाया और अब इन्वेस्को का जो टोटल स्टेक जी में था वो बढ़कर 18% हो गया, यानी कि वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन गया और सुभाष चंद्र की जो ओनरशिप थी जी ग्रुप में वो सिर्फ 4% ही रह गई। तो ये सारा मामला 2019 का है। अब सुभाष चंद्र जो है कंपनी से बाहर हो जाते हैं, अपने पोजीशन से, बोर्ड से रिजाइन कर देते हैं और वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर बन जाते हैं और सबसे बड़ा शेयर होल्डर जो है विथ 18% शेयर वो इन्वेस्को बन जाता है। लेकिन इन्वेस्को इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि सुभाष चंद्र के बेटे पुनीत गोयनका सीईओ के पद पर बने रहें। तो इस तरह से सुभाष चंद्र एक बार फिर बच जाते हैं। हालांकि उनको रिजाइन करना पड़ता है, लेकिन कंपनी का कंट्रोल अभी भी बेटे के थ्रू उनके पास ही रहता है। अब कोरोना की एंट्री होती है और इस एंट्री के साथ ही उनकी जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है वो जबरदस्त तरीके से गिरती है, जिसका प्रभाव उसके स्टॉक प्राइसेस पर देखने को मिलता है और उनका स्टॉक प्राइस 570 रुपीज से 125 के लेवल तक गिर जाता है। इन्वेस्को की जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो भी 55% गिर जाती है और इस बात से इन्वेस्को और कई और बड़े इन्वेस्टर्स जी के इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर करते हैं और वो कई तरीके के इल्जाम जी और जी मैनेजमेंट और उनके सीईओ पर लगाते हैं। इन्वेस्को और कई बड़े इन्वेस्टर्स न सिर्फ पुनीत गोयनका की लीडरशिप स्टाइल पर क्वेश्चन मार्क रेज करते हैं, बल्कि वो ये इल्जाम भी लगाते हैं कि कंपनी ने कंपनी फंड्स को साइफन ऑफ किया, टैक्स इवेशन किया और कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड कई सीरियस चार्जेस भी लगाते हैं। सितंबर 2020 आते आते एक बड़ी डेवलपमेंट होती है और जी बोर्ड के दो प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स जो कि पुनीत गोयनका के काफी क्लोज थे, मनीष चोखानी और अशोक चेरियन, उनको रिजाइन करना पड़ जाता है और उनके ऊपर इनसाइडर ट्रेडिंग के सीरियस चार्जेस होते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए, और ऐसा ही कुछ ये मामला दिखाई देता प्रतीत होता है। बीइंग द लार्जेस्ट शेयर होल्डर ऑफ जी, इन्वेस्को इस बात को लाइटली नहीं लेता है और वो ईजीएम की कॉल करता है और ये उसका मकसद ये था कि ईजीएम को कॉल करके शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेके पुनीत गोयनका को कंपनी के लीडरशिप से हटाया जाए। जी ने इन्वेस्को के ईजीएम कॉल के डिमांड को डिक्लाइन कर दिया और उल्टे उन्हीं के ऊपर लॉसूट भी फाइल कर दिया। जी ईजीएम को किसी भी कीमत पर कॉल नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन्हें पता था अगर ईजीएम कॉल करेगा तो पुनीत गोयनका को अपने पोजीशन से रिजाइन करना पड़ सकता है। इस ईजीएम को अवॉइड करने के लिए जी ने एक नई चाल चली और उन्होंने सोनी टीवी के साथ एक मर्जर का अनाउंसमेंट कर दिया और इस डील के हिसाब से जब अगर मर्जर होगा तो जी को करीब 1.6 बिलियन यूएस डॉलर्स मिलेगा। साथ में जो सोनी होगा वो कंबाइंड एंटिटी का 53% ओनरशिप होगा और चंद्रा फैमिली की 20% स्टेक
बढ़ जाएगा। यानी कि इस डील से न सिर्फ चंद्रा फैमिली का कंट्रोल इस कंपनी पर रहेगा, बल्कि उनको उल्टे उनके हाथ में पैसे भी आएंगे। इस न्यूज के आते ही जी का स्टॉक 40% ऊपर चढ़ गया। और दोस्तों मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। 14 सितंबर को एक न्यूज आती है कि राकेश झुनझुनवाला ने जी में 1% का स्टेक खरीदा, और उसके कुछ दिनों के बाद ही यह न्यूज आती है कि जी और सोनी का मर्जर हो जा रहा है और जी का स्टॉक 40% ऊपर चला जाता है और राकेश झुनझुनवाला को करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। क्या ये एक सिर्फ कोइंसिडेंस था या ये एक इनसाइडर ट्रेडिंग का केस है? दोस्तों मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, मैं बेसलेस एलिगेशंस किसी के तरफ नहीं लगाना चाहता, लेकिन दोस्तों आपका कैरेक्टर आपके हिस्ट्री से पता चलता है। इन्वेस्को को इस डील से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो फिर भी पुनीत गोयनका के रेजिग्नेशन को लेकर अड़ा हुआ था। अब जी का रोना धोना शुरू हो गया और पुनीत गोयनका जगह जगह जाके इंटरव्यू देने लगे। सुभाष चंद्रा टीवी पर रोने लगे कि किस तरीके से हमें कंपनी से निकाला जा रहा है। पब्लिक सिंपैथी गेन करने के लिए वो बोलने लगे और इन्वेस्को के ऊपर वो तरह तरीके के इल्जाम भी लगाते रहे, यहां तक कि उन्हें चाइनीज एजेंट और एंटी नेशनल भी बोल दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि जब इन्वेस्को से आप पैसा ले रहे थे तब तो आपने ये नहीं सोचा कि वो चाइनीज एजेंट है, एंटी नेशनल है। अब जब आपकी गलती पकड़ी जा रही है तो आप तरह तरीके के इल्जाम इन्वेस्को पर लगा रहे हैं, ये कहां तक जायज है? तो जी की यहां पर क्या स्ट्रेटजी है? जी की यहां पर यह स्ट्रेटजी है कि किसी तरीके से वो ईजीएम को अवॉइड करे इस साल के अंत तक। और उसका कारण यह है कि जनवरी 2022 से जो ईजीएम के रूल्स हैं वो चेंज होने जा रहे हैं। क्या चेंज होने जा रहे हैं? अगर आज ईजीएम कॉल होता है और 50% से ज्यादा लोग पुनीत गोयनका को हटाने के लिए वोट करते हैं तो उन्हें अपने पोजीशन से हटना पड़ेगा, लेकिन नए कानून के अंतर्गत उन्हें 75% वोट्स को जुटाना पड़ेगा पुनीत गोयनका को हटाने के लिए। तो जी की स्ट्रेटजी ये है कि किसी तरीके से लीगल केसेस चलाते रहो, डिले करते रहो, और जैसे ही जनवरी 2022 आए फिर हम ईजीएम को कॉल कर लेंगे, क्योंकि इन्वेस्को के लिए 75% वोट को जुटाना मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये ड्रामा अभी और चलेगा और इसमें कई सारे और लोगों की भी एंट्री इस ड्रामे में होगी। साधु संतों से लेकर अंडरवर्ल्ड तक की भी एंट्री इस ड्रामे में हो सकती है। दोस्तों इस कहानी के और भी कई सारे पहलू हैं, लेकिन टाइम की कमी के कारण मैं वो सारा कुछ आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहा हूं। अगर आप लोग चाहें तो किसी और वीडियो में भी हम इस बारे में बात कर सकते हैं। तो इस कहानी के जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, जो हमें दिख रहे हैं, वो कौन कौन है? कॉरपोरेट है, फंड हाउस है, इंस्टीट्यूशन है, ब्रोकर्स हैं, मार्केट गुरु हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं और इस खेल को चला रहे हैं। तो यह कहानी आपको जाननी और समझनी क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कैसे आपकी जेब काटी जाती है। जब आप बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक वो पैसा किस तरीके से इन कॉरपोरेट्स को सही गलत तरीके से देता है, और कभी वो पैसा उनको वापस मिलता है, कभी नहीं मिलता है, उसका कॉस्ट कौन पे करता है? आप पे करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से आपकी ईएमआई कम नहीं होती, आपके ऊपर तरह तरह के चार्जेस लगाए जाते हैं, वो पैसा आपकी जेब से ही वसूला जाता है। और बैंक इन धन्ना सेठों को पैसा देता है। कभी कभी तो ये पैसे सीधा सीधा वो लेकर साइपन ऑफ कर लेते हैं, ऑफशोर अकाउंट्स में भेज देते हैं, टैक्स हेवन्स में भेज देते हैं, पनामा में भेज देते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता। दूसरा, आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा जाके जमा करते हैं, क्योंकि आपको लगता है यार बैंक में तो कुछ रिटर्न ही नहीं मिल रहा, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, चलो म्यूचुअल फंड को देते हैं, वही 4 पैसे कमा के हमें दे देंगे। लेकिन ये क्या, वो आपका पैसा उठाकर इन धन्ना सेठों को दे देते हैं, कभी फेयर मीन्स से, कभी अनफेयर मीन्स से। कभी पैसा मिलता है, कभी नहीं मिलता है। उसका क्या परिणाम होता है? आपके एनएवी गिरने लगते हैं, कभी कभी तो आपको आपका कैपिटल भी वापस नहीं मिलता है। आपको याद होगा फ्रैंकलिन टेम्पल्टन में क्या हुआ था, और इसकी क्या गारंटी है कि आगे आपके साथ ऐसा नहीं होगा?
और तीसरा, ये जो बड़े बड़े ब्रोकर और मार्केट गुरु किसी कंपनी में जब पैसा लगाते हैं तो उसकी बड़ी बड़ी हेडलाइन आती है, टीवी पर, न्यूज़पेपर पर, हर जगह उसकी हेडलाइन बनती है और भोले भाले इनोसेंट रिटेलर उस न्यूज़ को पढ़ के उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें लगता है इतना ज्ञानी पुरुष जब पैसा लगा रहा है तो हम क्यों नहीं लगाएं, और वो लगाते हैं। लेकिन दोस्तों याद रखना, जब वो पैसा लगाते हैं वो हेडलाइन बन के आती है, और जब वो पैसा निकालते हैं तो अक्सर आपको भनक भी नहीं पड़ती। तो अक्सर ये जो केसेस होते हैं ये पंप और डंप के ही होते हैं। इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। दोस्तों जब इस तरीके की खबरें मैं सुनता हूं और पढ़ता हूं तो अक्सर मन थोड़ा उदास सा हो जाता है और ऐसा लगता है कि यार उस खेल को क्या खेलना जिसका रिजल्ट ऑलरेडी फिक्स हो। इस खेल में इतनी गंदगी है और आप जितना ज्यादा खोदेंगे आपको उतनी ज्यादा गंदगी इस खेल में मिलेगी। और कभी कभी तो लगता है दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहां पर खत्म कर रहा हूं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम दोस्तों। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।